माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम कैटालाइसिस यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। क्या है एंजाइम कैटालाइसिस? माय डियर, वेरियस केमिकल रिएक्शंस, कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एंजाइम कैटालाइसिस। इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम एंजाइम कैटालाइसिस यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया एंजाइमों द्वारा कैटालाइज्ड होती है। तो एंजाइमों को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी उनको कहा जाता है, और इस प्रक्रम को बायोकेमिकल कैटालाइसिस यानी जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी हम कहते हैं। किसी एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण हम समझें उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम वास्तव में होते क्या हैं, क्या रासायनिक प्रकृति है एंजाइम्स की। देखिए, एंजाइम्स आर नाइट्रोजनस प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनके जो अणुभार हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन हैं, जो जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स में जिनका फॉर्मेशन होता है। ये स्पेसिफिक फीचर है एंजाइम का कि इनका जो फॉर्मेशन है वो लिविंग सेल्स में होता है, जीवित कोशिकाओं में एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ मुख्य कैरेक्टर्स हम एंजाइम्स के जाने। देखिए, जब एंजाइम्स डिस्पर्स्ड होते हैं, किसी माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं, तो अगर इन्हें हम वाटर में डिस्पर्स कर दें तो ये कोलाइडियल स्टेट में चला जाता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन बना देता है, और हैविंग हाई कैटालाइटिक एक्टिविटी, जो बहुत ही अधिक उत्प्रेरकीय गुण रखता है। ठीक है, तो एंजाइम का जो वाटर सॉल्यूशन है वो कोलाइडियल नेचर में होता है, नंबर एक बात। नंबर दो, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। वैसे तो उत्प्रेरक जितने भी होते हैं उन सभी की जो क्रिया होती है वह विशिष्ट होती है, लेकिन उनमें भी जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वास्तव में वह स्पेसिफिक है, वह एक विशिष्ट प्रकार की प्रकृति रखता है, क्योंकि जो वन एंजाइम, केवल एक एंजाइम किसी एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करता है। यानी एक प्रकार का जो एंजाइम है वो किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही कैटेलाइज्ड करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ईच एंजाइम इज हाईएस्ट एट ए पर्टिकुलर पीएच। एक स्पेसिफिक पीएच पे किसी एंजाइम की जो मैकेनिज्म है, जो एक्टिविटी है, वो विशिष्ट होती है, और जो उसकी रिएक्टिविटी है वह अधिकतम होती है। उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, उसे हम कहते हैं अनुकूलतम पीएच। और अधिकतर जो एंजाइम्स हैं, जो मैक्सिमम हैं, उनकी जो ऑप्टिमम पीएच है, जो अनुकूलतम पीएच वैल्यू है, वो 5 to 7 है। यानी कि एंजाइम्स ज्यादातर क्या है, एसिडिक मीडियम में 5 to 7। अगर पीएच बिलो 7 है तो मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, तो 5 से 7 पीएच के मध्य अधिकांश एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है, जो क्रियाशीलता है, वह अधिकतम होती है। ठीक है, और
अधिकांश एंजाइम का जो अनुकूलतम पीएच है वो 5 से 7 पीएच के बीच में ही होता है। कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रत्येक एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वह अधिकतम होती है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वह अधिकतम होती है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो नीचे चला जाता है तो जो रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम है वो डिक्रीज होती चली जाती है और वेरी लो टेम्परेचर, बहुत निम्न ताप पर जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी है वो निम्नतम होती है, यानी कि एंजाइम लगभग इनर्ट हो जाता है। इनर्ट मतलब अक्रियाशील, ठीक है। और अगर हाई टेम्परेचर पे आप चले जाएं, मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 40, 45, तो उच्च ताप पे क्या होता है, एंजाइम नष्ट होने, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अधिक ताप पर वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो एंजाइम की जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्टिविटी है, वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिक होती है, ठीक है। अब बहुत से उदाहरण हम देखें, अब सामान्य लाइफ में आप देखते हैं कि जो आप डाइजेशन है फूड का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुख में सलाइवा होती है, लार होती है, और लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आप सामान्य उदाहरण देख सकते हैं आपके जीवन में, दूध से दही का बनना, लैक्टिक वेसिली एंजाइम द्वारा ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैटेलाइज्ड यानी कि उत्प्रेरित होती है, ठीक है। यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का जो है डिकम्पोजिशन हो जाता है अमोनिया और वाटर में। तो ये कुछ सामान्य से उदाहरण आप देखते हैं, और सबसे अच्छा उदाहरण आप पढ़ते हैं और आपके यहाँ आता भी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसलिए एग्जाम्पल में मैंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही लिखा है, क्योंकि ये एथिल अल्कोहल फॉर्मेशन का एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। औद्योगिक स्तर पर हम एथाइल अल्कोहल का जो निर्माण करते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से करते हैं, और उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा जो सुक्रोज है वो इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा कैटेलाइज्ड ये रिएक्शन है, और सुक्रोज का इन्वर्जन हो जाता है इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समणुक मिश्रण बनता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो सुक्रोज का प्रतिपन, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, इज कैटेलाइज्ड बाय इन्वर्टेज एंजाइम। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो समणुक मिश्रण बनता है, होमोमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समणुक मिश्रण बनता है, ठीक है, और इस समणुक मिश्रण को आप क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इनवर्जन, ठीक है। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसको जाइमेज एंजाइम एथाइल अल्कोहल में डिकम्पोज कर देता है, और CO2 रिलीज हो जाती है, और एथाइल अल्कोहल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, यह अपघटित हो जाता है जाइमेज एंजाइम द्वारा, और एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने सामान्य उदाहरण बताए एंजाइम कैटेलाइसिस में, आप उन एग्जाम्पल्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करें, यह भी एग्जामिनेशन में आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस, के एंजाइम की जो क्रियाविधि है उत्प्रेरण की वो किस प्रकार से होती है। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में कीलॉक मैकेनिज्म कहलाती है, उसे हम कहते हैं ताला चाबी क्रियाविधि। देखिए वो किस थ्योरी पर आधारित है, कहता है शेप ऑफ सबस्ट्रेट, जो आधार है, जो अभिकारक है, एंड एंजाइम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर लाइक लॉक एंड की, ठीक है। वह किस प्रकार से होते हैं, ताला और चाबी के समान होते हैं।
व्हेन सबस्ट्रेट आधार कम इनटू कांटेक्ट विद एंजाइम, जब वो एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, दे फिट इनटू ईच अदर लाइक की फिट इनटू क्लॉक, तो वो इस प्रकार से फिट हो जाते हैं जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स किस में डिकम्पोज हो जाएगा, एंजाइम में और प्रोडक्ट में। देखिए ये यहाँ पे दिखाया है मैंने, एक छोटा सा फिगर बनाया है, ये एंजाइम है, ई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक साइज के विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं की जो है आकृति होती है, ठीक है। ये एक्टिव सेंटर्स होते हैं, इनमें विशिष्ट संरचना के जो सबस्ट्रेट हैं, अभिकारी अणु हैं, वो फिट हो जाते हैं। एंजाइम की नेचर मैंने आपको बताया कैसी होती है, कोलाइडियल नेचर होती है, कोलाइडियल प्रकृति के वो होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम में विशिष्ट आकृति के जो सक्रिय केंद्र हैं, उनमें विशिष्ट आकृति के अभिकारक अणु फिट हो जाते हैं। अब ये फिट होके क्या बनाते हैं, ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बनाया इन्होंने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है किसमें, एंजाइम में और प्रोडक्ट में। तो जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बने वो उन सेंटर्स को लीव यानी छोड़ देते हैं, और एंजाइम क्या हो जाता है, अपनी फ्री स्टेट में आ जाता है, और इस पर पुनः सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब यानी कि अधिशोषित हो जाते हैं। और यह जो क्रिया है वो लगातार साइक्लिक प्रोसेस में चलती रहती है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ओके, थैंक यू।